प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है। आइए आज से घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं आज के दिन, और साथ ही साथ आज की इम्पोर्टेंट खबर या जानकारी क्या है जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि तेजी से अपने सभी साथियों को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जो भी लोग आपके संपर्क में हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कर दें, उन तक सूचना पहुंचा दें। ये खबर विद्यार्थियों के लिए है, ये समाचार या न्यूज की तरह नहीं है जो जन सामान्य से जुड़ी हुई हो, या समसामयिक घटना उस तरह की नहीं है जो स्थानीय घटनाओं से जुड़ी हुई हो। आइए शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, आज 20 दिसंबर है और आज के दिन की प्रमुख घटनाओं में क्या चीजें हैं, गौर करिएगा। आज के दिन 1876 में महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की। ध्यान दीजिए, महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम शस्त्र श्यामलाम मातरम, जिसे गाते हुए हमारे क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर लटक जाते थे। फांसी के फंदे पर, तो ये बहादुरों का गीत था, वीरों का गीत था, है। और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जैसे इनकी बहुत फेमस किताब है आनंद मठ। इनकी फेमस किताब है आनंद मठ। दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी, कपाल कुंडला, तो ये एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, कवि हैं, लेखक हैं, और इनके गीतों को, जो वंदे मातरम है, इन्हें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में अपनाया गया गीत है, जिन्हें हमारे क्रांतिकारी और जो भी शहादत से जुड़े हुए लोग हैं खुशी से गाते थे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए दूसरे उस पर बात करते हैं। आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर क्या है। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1725 से 1774, इन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ध्यान रखिएगा इनके ऐतिहासिक घटनाक्रम में क्या महत्वपूर्ण है। ये बंगाल के गवर्नर थे। अगली घटनाक्रम पर आ जाइए। भारतीय गोल्फ संघ का गठन किया गया आज ही के दिन 1955 में। भारतीय गोल्फ संघ, इंडियन गोल्फ टूरिंग एसोसिएशन, भारतीय गोल्फ संघ बनाया गया। आज ही के दिन महात्मा गांधी श्री रामपुर में 1 महीने तक रुके थे। ये दिन था 20 दिसंबर 1946 को, श्री रामपुर में रुके और 1 महीने का इनका स्टे रहा, वहां प्रवास रहा। आज ही के दिन 1990 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर परमाणु हमला न करने पर सहमत हुए। परमाणु हमला, आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न हैं, परमाणु संपन्न देश, दोनों की परमाणु संपन्नता है। पहले भारत ने परीक्षण किया, फिर पाकिस्तान ने परीक्षण किया, इससे दोनों परमाणु संपन्न देश। जर्मनी के अडोल्फ हिटलर की जेल से रिहाई। विश्व युद्ध में इनकी भूमिका को आपने देखा है, एक तानाशाह, और जिसकी किताब है आत्मकथा है मीन कैम्प, जो उसकी आत्मकथा के बारे में बताता है, कैसे उसका जीवन था, क्या था, सारी बातें।
आइए घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। इससे पहले सबसे कहूंगा कि फटाफट तेजी से आप लोग लाइक कर दीजिए, चीजों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जैसे और विद्यार्थियों को बातें पहुंच सके। पहली घटना क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि वह नैनीताल बैंक लिमिटेड में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेचेगा। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा की नैनीताल बैंक में 98.57% की हिस्सेदारी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड ने हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इच्छुक पार्टियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगने के लिए विज्ञापन जारी करने की ही मंजूरी दी है। बस इतना ही याद रखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी हिस्सेदारी कहां से खत्म करना चाहता है? नैनीताल बैंक लिमिटेड से खत्म करना चाहता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली महत्वपूर्ण घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। नौ देशों के एक समूह ने वियतनाम के साथ 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे को मंजूरी दी है, ताकि इसे जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके। नॉर्वे और डेनमार्क के साथ 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने कहा कि इसका उद्देश्य 2050 तक वियतनाम को अपने उत्सर्जन को नेट जीरो तक कम करने में मदद करना है। विकासशील और अमीर देश कई समझौतों पर चर्चा कर रहे हैं। तो 9 देशों के समूह ने क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। 9 देशों के एक समूह ने वियतनाम के साथ, वियतनाम एक देश है छोटा सा, उसके साथ 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे को मंजूरी दी है, ताकि जलवायु परिवर्तन को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके। ध्यान दीजिएगा। और जो ये समूह है, इसका उद्देश्य क्या है? 2050 तक वियतनाम को अपने उत्सर्जन के नेट जीरो तक कम करने में मदद करना। एक्चुअली क्या है, जो पर्यावरण प्रदूषण है ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, और इस प्रदूषण की वजह से उन लोगों को तकलीफ होती है जिनका उसमें योगदान भी नहीं होता। तो ऐसे अगर भूमिका निभाई जाएगी, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में बहुत पहले कहा गया था, लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पाया उस दिशा में सकारात्मक, जो बहुत बड़ा सकारात्मक हो, और विकसित और विकास देशों की स्थाई में सारी बातें रह जाती हैं। तो इन्हें फिलहाल आप तत्काल में याद रखिएगा कि 9 देशों के साथ क्या हुआ है, ये समझौते किस दिशा में है और क्या उद्देश्य है। तीसरी महत्वपूर्ण खबर पर आ जाइए। सरकार द्वारा रक्त से कारकों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। रक्त से कारपो लद्दाख का एक प्रसिद्ध खुबानी फल है। ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में आपको बहुत चांसेस में मिलेगा। लद्दाख का एक प्रसिद्ध खुबानी फल है, पूछा जा सकता है रक्त से कारपो क्या है, तो लद्दाख का एक प्रसिद्ध खुबानी फल है। केंद्र सरकार को पहला आवेदन किए जाने के 2 साल बाद क्षेत्र की मूल खुबानी को यह टैग मिला है। इसके साथ ही वर्तमान पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों की कुल संख्या बढ़कर 432 हो गई है। इनमें से 401 भारतीय मूल के उत्पाद हैं, जबकि 31 विदेशी मूल के उत्पाद। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या नाम है? रक्त से कारपो, नाम याद रखिएगा। ये क्या है? लद्दाख का क्या है? खुबानी फल है, खुबानी फल, तो याद रखिएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, परीक्षा में पूछा सकता है। कितने को मिल चुका है भौगोलिक संकेतक का टैग? तो 432 है, जिनमें 401 भारतीय मूल के हैं और 31 विदेशी। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नवंबर 2022 यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नवंबर 2022 के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में लोक शिकायतों के निवारण के लिए सभी समूह, मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में एक बार फिर पहला रैंक प्राप्त किया है। यह लगातार चौथा महीना है जब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने
इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यानी जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसे कौन सा स्थान मिला, नंबर 1 इस स्थान पर ये बना हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा 2022 की रिपोर्ट के आधार पर। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए SIES राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विभिन्न श्रेणियों में अन्य पुरस्कार विजेताओं में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ मार्तंड वर्मा शंकरन बलियानाथन, नाम इतना बड़ा है, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद और प्रसिद्ध हरि कथा कलाकार विशाखा हरि को शामिल किया गया है। तो ये पुरस्कार इन लोगों को प्राप्त हुआ है, नाम याद रखिएगा। और सबसे पहला नाम हमारा क्या है, वेंकैया नायडू जी को याद रखिएगा। वेंकैया नायडू जी, वेंकैया नायडू कौन है, ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और बाकी नाम से आप परिचित ही हैं। आरिफ मोहम्मद खान जी से भी आप परिचित है, रतन टाटा जी से भी परिचित है। इन लोगों के नाम याद रखिएगा, मार्तंड वर्मा शंकरन बलियानाथन और अजय सूद जी और साथ ही विशाखा है। इन लोगों के नाम याद रखिएगा इस पुरस्कार के संदर्भ। आइए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा की बात हो रही है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, द्वारा अपने नए उपग्रह मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। यह उपग्रह सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी है। जो नया उपग्रह मिशन इनका लॉन्च किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी है इसका यह उपग्रह। इसका उद्देश्य खुले डेटा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन हेतु समुदाय केंद्रित समाधान प्रदान करना है। कि लॉन्चिंग के लिए नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज का चयन किया है। देखिए, ये क्या कहा जा रहा है, किस उद्देश्य से उपग्रह भेजा जा रहा है, खुले डेटा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन हेतु समुदाय केंद्रित समाधान प्रदान करना। और कंपनी कौन सी है, एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज का चयन किया गया। तो कई क्वेश्चन बनते हैं कि नासा ने क्या किया है। तो सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी की बात की जा रही है और ये डेटा कलेक्शन है, जलवायु परिवर्तन, ही सारे पॉइंट्स को दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए। और कौन कर रहा है, नासा कर रहा है और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन का यूज किया जा रहा है। तो 2-3 पॉइंट्स आपके बनते हैं, इन्हें याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जेरेमी फरार, इनका नाम याद रखिएगा, ये चर्चा मैंने पहले भी की थी, को नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। WHO ने कहा कि जेरेमी फरार इसके नए चीफ वैज्ञानिक होंगे और एजेंसी महामारी के बाद की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। इससे पहले सौम्या स्वामीनाथन संगठन की चीफ वैज्ञानिक की भूमिका निभा रही थी, जो कि नवंबर में पदमुक्त हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस के दूसरे कार्यकाल को लेकर यह नियुक्ति की गई है। तो इनका नाम याद रखिएगा। एक तो आप महानिदेशक जी का नाम याद रखिएगा, उनका नाम है टेड्रोस अदनोम
गैब्रेसस। और यहाँ पर इनको याद रखिएगा, जेरेमी पराग, ये नाम याद रखिएगा। ये मुख्य वैज्ञानिक के रूप में है और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के डायरेक्टर जनरल दीजिए। तो यह नाम याद रखिएगा और उद्देश्य क्या है, सारी बातें ध्यान रखिएगा। और कौन पदमुक्त हुआ है, सौम्या स्वामीनाथन जी का भी नाम याद रखिएगा। मेघालय सरकार, जिसने क्षय रोग के खिलाफ एक जन आंदोलन अपनाया है, तो भारत में हर साल 2.6 मिलियन लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कृत किया गया है। मेघालय सरकार ने क्षय रोग यानी जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसके खिलाफ एक जन आंदोलन अपनाया है और हर साल इतने मिलियन लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी यानी 2.6 मिलियन लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, टीबी। तो मेघालय सरकार का जो एक जन आंदोलन कदम है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो रोक लगी, इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। नौवीं खबर क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेष पुरस्कार और राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर भारतीय रेलवे को वर्ष 2022 के लिए 9 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुए। ऊर्जा दक्षता ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में एक समारोह का आयोजन किया, जहां पुरस्कार प्रदान किए गए। तो आप रेलवे का नाम याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे को 2022 में 9 राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये पुरस्कार दिए गए। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है या कभी कुछ चर्चा होगी तो उसमें आ सकता है। आइए, 10वीं महत्वपूर्ण खबर क्या है, आर्कटिक में ठंड और फ्रोजन स्थिति तेजी से बदल रही है क्योंकि यह गर्म हो रहा है। अधिक वर्षा अब आर्कटिक में देखी जा रही है। नदी और झील की बर्फ पतली हो रही है और आर्कटिक में जहाजों का आवागमन बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर वैश्विक समुद्र स्तर को ऊपर उठा रही है। वर्षा नए वर्षन का मुख्य रूप है। यह कभी कभी सर्दियों के दौरान और बर्फ के जमे हुए समय में गिरती है। देखिए, जो आर्कटिक क्षेत्र जो है, बर्फ के भंडार देखे जाते थे। यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन मानव के जो आज का समय है, विलासितापूर्ण जीवन या ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट निकल के आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। और समुद्र के अंदर जो बर्फ के बड़े भंडार थे, वो पिघल रहे हैं, वो गल रहे हैं और उनका परिणाम क्या होगा, वाटर लेवल, सी लेवल का ऊपर उठना, नेचुरल हैबिटेशन खराब करेगा, पर्यावरणीय संकट पैदा करेगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, आपदाएं आएंगी, मीठे पानी के स्रोत कम होने लग जाएंगे, बीमारियां फैलेंगी। ये सभी इसके इफेक्ट हैं। तो आर्कटिक में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए बहुत बड़े लेवल पर देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग ये इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कार्बन का जो उत्सर्जन है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, क्षेत्र में आवागमन बढ़ रहा है, तो उन सब के प्रभाव से कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। तो इन्हें ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकता है। आज के क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले सभी लोगों को मैं कहूंगा फटाफट शेयर कर दीजिए और सभी प्रश्नों में पर डे पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें कलेक्शन करके आप तक पहुंचाया जाता है, चित्र भी लगाए जाते हैं ताकि आपको बेहतर दिखाया जा सके, समझाया जा सके।
तो हमारा आपका एक दायित्व है कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों तक, पढ़ने लिखने वाले लोगों तक प्रसार में ले जाएं, ताकि हम उस शिक्षा का उपयोग कर सकें। आइए देखें क्या चीजें हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 दिसंबर, ऑप्शन ए 20 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 दिसंबर और ऑप्शन डी 22 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। देखिए, हमारे विश्व में हम लोग बहुत सारी जातियों में बटे हैं, धर्मों में बटे हैं, हमारी भाषाई विविधताएं हैं, हमारी सांस्कृतिक बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, है ना। हमारे देश, हमारे रंग अलग है, रूप अलग है, बहुत सारी चीजें हमारी भिन्न भिन्न है। इन सब के बीच एक मानव शब्द आता है। ये मानव, हम सब मानव हैं, यही हमें कॉमन है। और इन सब के होते हुए भी एक एकता का भाव, एकता का भाव, इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल मनाया जाता है। तो आप इसको देख लें, फटाफट समझ के जवाब दीजिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को ये मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 20 दिसंबर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पर आ जाइए, फटाफट देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन इसकी। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? 20 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय 20 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने विविधता में एकता के महत्व को समझाने के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। यह ऐलान 2005 में किया गया और तब से अब तक हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये देखिए 20 दिसंबर का जो डेट मैंने आपको बताया है, और ये संयुक्त राष्ट्र का एक पूरा घोषणा है, इसके तहत ये सारी चीजें हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। 2005 में इसका ऐलान किया गया था, तब से ये कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटका। एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या। बहुत अच्छा प्रश्न है, आने वाले समय में आपको परीक्षाओं में दिखेगा। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? जे एंड के। इसके द्वारा एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने की बात हुई है और इसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इससे इनके परिवारों के बीच में, इनकी चीजों के बीच में सामंजस्य स्थापित होगा। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश के परिवारों को 8 अंकों की ध्यान दीजिएगा, 8 अंकों की विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या जारी करेगा। यूनिक फैमिली आईडी का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को तेजी से और पारदर्शी रूप से लागू करना है। इस परिवार आईडी का उपयोग कई सामाजिक कल्याण प्रणालियों के प्राप्तकर्ताओं की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर में है और 8 अंकों की संख्या रहेगी, एक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या होगी, तो उसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने प्रोजेक्ट वनीकरण लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट वनीकरण। डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट,
ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। सारे विद्यार्थी, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी केरल। ये प्रोजेक्ट वनीकरण या वनीकरण शुरू किया गया है वन विभाग के द्वारा, केरल के वन विभाग के द्वारा, और इसका उद्देश्य है कि वनों से जो आवश्यक लकड़ियां हैं, वनों के वनीकरण के लिए जो आवश्यक है, उनको बनाए रखना। केरल वन विभाग ने नूलपुछा ग्राम पंचायत, नूलपुछा, क्या नाम है? नूलपुछा, नूलपुछा ग्राम पंचायत के सहयोग से आक्रामक पौधे, विशेष रूप से सेन्ना स्पेक्टिविलिस को जड़ से खत्म करने की और प्राकृतिक वनों को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है। कौन सा विशेष रूप से आक्रामक पौधा है? ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है सेन्ना, सेन्ना स्पेक्टे, स्पेक्टेबिलिस, स्पेक्टेबिलिस, सेन्ना स्पेक्टेबिलिस को जड़ से खत्म करने के लिए, प्राकृतिक वनों को बहाल करने के लिए वनीकरण योजना शुरू की है। यह परियोजना वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के सुल्तान बाथरी वन क्षेत्र के तहत 30 हेक्टेयर वन भूमि पर क्रियान्वित की जा रही है, जहां सेन्ना स्पेक्टेबिलिस, नाम याद रखना है, यूपेटोरियम, यूपेटोरियम मिकानिया, माइकांथा और लेंटाना कैमरा सहित विदेशी आक्रामक पौधे स्थानीय प्रजातियों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। इन पौधों को जड़ से समाप्त करना है और वनीकरण की तरफ जो आवश्यक पौधे हैं उनको लगाना है, ये उद्देश्य है इसका। और ग्राम पंचायत का नाम याद रखिएगा, नूलपुछा, केरल राज्य। पहले तो आपको केरल ही याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में केरल ही आएगा आपके लिए। तो गहराई से बताने के लिए था कि ये बातें सब इसकी भी चर्चा करता हूँ कि आने वाली परीक्षाएं जैसे सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है, या आरओ की परीक्षा है, या सिविल सर्विस की परीक्षा है, या पीसीएस जैसी परीक्षा है, वहां पर ये सब बातें और गहराई से आती है। तो पूछा जाता है कि पॉइंट पे कहाँ पर है, क्या है, लिखना भी पड़ता है। तो उन बातों को ध्यान रखते हुए डिटेल भी कर देते हैं, लेकिन आपके लिए केरल ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और सेन्ना स्पेक्टिविलिस भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया? Who has successfully tested that hypersonic vehicle recently? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने किया है। इसरो ने बताया कि हेड क्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का हाइपरसोनिक के साथ परीक्षण सफल रहा। इसरो ने बयान जारी करके कहा कि संयुक्त हाइपरसोनिक वाहन के अपने पूर्व हासिल कर लिया है। इसरो ने बताया कि इसरो द्वारा JSIIC ने संयुक्त रूप से हाइपरसोनिक वाहन का परीक्षण किया है। तो आपके लिए खाली इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इसरो ने इसका परीक्षण किया है। कौन सा है ये? हाइपरसोनिक व्हीकल की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके पास। हाल ही में किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? देखिए, 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया, खत्म हो गया।
इतना कर्जा कहाँ पे किया गया राइट ऑफ, देखें। ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी बॉब बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। तो आंसर देखकर तो आपको लग गया होगा, क्योंकि मैं चित्र कभी कभी देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए बातें। उद्देश्य होता है कि दिमाग में रट जाए ये वाला प्रश्न आने लायक है, तो पिक्चर भी कभी कभी रिकॉग्नाइज करती है और रिकॉल होती है हमारे माइंड में, क्योंकि हमारा माइंड जो है एक अचेतन जो एरिया है, अचेतन मस्तिष्क का, वहाँ चैतन्य चीजें जाती हैं लेकिन वो स्टोर्ड हो जाती हैं, और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो फट से वो रिकॉल होता है। इसलिए इन पिक्चर्स को भी देखना जरूरी होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है एसबीआई। पहले नंबर पर एसबीआई है, हालांकि पीएनबी की भी भूमिका है इसे राइट ऑफ करने में, तो हम उसे भी देख रहे हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 4 वित्त वर्षों में 1.65 लाख करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ किया है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक का स्थान आता है, जिसने 59,807 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 में 19,666 करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये चीजें हैं। तो पहले नंबर पर है एसबीआई और दूसरे पर है पीएनबी। इन दोनों का नाम याद रखिएगा जिन्होंने लोन को राइट ऑफ किया है। क्वेश्चन नंबर 6, करंट अफेयर के साथ 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सकें, पढ़ सकें, तैयार कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों, इन चीजों पर पूरे विश्वास के साथ पढ़िए, ये परीक्षाओं में आपको दिखेंगे आने वाले समय में, चाहे वो सिविल का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करा रहा हो, या यूपीपीएससी हो, या यूपी ट्रिपल एस सी हो, उनमें आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे। इसलिए पर डे का पर डे डेटा तैयार करते रहिए दिमाग में। और इसके लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर डे का पर डे अपडेट होता है, उसे आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। हाल ही में किस संगठन ने अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब की स्थापना की? आपको देख के कुछ समझ में आ गया होगा। उत्तर भी, जलवायु क्लब की स्थापना की। ऑप्शन ए G7, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी G20, ऑप्शन डी सार्क। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है G7। बहुत ही विकसित राष्ट्रों का समूह G7, इसने जलवायु क्लब की बात की है, तो ध्यान रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए और सभी देशों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए G7 ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब की स्थापना की है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग मैंने भी कुछ देर पहले चर्चा की थी, सभी विकसित राष्ट्रों के द्वारा किए गए अत्याचार का परिणाम है। हालांकि विकासशील राष्ट्रों की भी भूमिका है, लेकिन विकासशील से विकसित बनने में जो प्रकृति का दोहन हुआ है वो कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग के रूप में निकला है। तो G7 ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब की स्थापना की है। इस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब का उद्देश्य ग्रीन एनर्जी के लिए औद्योगिक संक्रमण को गति देना और अधिक उत्सर्जन घटाने की रणनीति तैयार करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हर परीक्षा में मिलेगा। ग्रीन एनर्जी के लिए औद्योगिक संक्रमण को गति देना और अधिक उत्सर्जन घटाने की रणनीति तैयार करना, यानी सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे कार्बन के उत्सर्जन को कम करें, इसे हमें नीचे करना होगा। और इसके लिए कैसे हम ग्रीन एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं, ये एक बड़ा इश्यू है और पूरा विश्व इससे परेशान है, क्योंकि आने वाली आपदाओं का सामना सबको करना होगा। सबसे तेजी से उभरा हुआ देश, सबसे बड़ा देश, सबसे पावरफुल देश अमेरिका है, आए दिन जो है प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है ना। उसका शहर न्यू ऑरलियंस पूरी तरह तबाह हो गया था। देखा है आपने इन चीजों को, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास।
हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या टीएस ने कौन सा पदक जीता? दिव्या टीएस, देखिए सभी खिलाड़ी आपके सामने अवेलेबल हैं, है ना। ऑप्शन ए ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी गोल्ड मेडल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पहले विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है दिव्या टीएस ने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक। ध्यान रखिएगा। कर्नाटक की दिव्या टीएस ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को हराकर अपना पहला महिला 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय खिताब हासिल किया। दिव्या ने स्वर्ण पदक के मैच में संस्कृति को 16-14 से हराया। इस स्पर्धा में हरियाणा की रिदम सांगवान ने कांस्य पदक जीता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सा पदक जीता, तो ऊपर हो जाएगा दिव्या टीएस, इनको गोल्ड मिला है। अपने ये कहाँ की है? कर्नाटका की है, कर्नाटका। और इसके बाद हमारे यूपी से कौन है? यूपी से है हमारी संस्कृति बाना। संस्कृति बाना, इन्हें क्या मिला है? सिल्वर मिला है। और नीचे हरियाणा, हरियाणा की रिदम सांगवान, हरियाणा की कौन है? रिदम सांगवान, याद रखिएगा। ये तीनों खिलाड़ी जो महिला खिलाड़ी हैं, इन्होंने कौन से फील्ड में जीता है? निशानेबाजी है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, और 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग है, याद रखिए। दिल्ली आ गई, देखिए फटाफट आंसर। फिशिंग कैट, फिशिंग कैट किस भारतीय राज्य का राज्य पशु है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आसाम। फटाफट जवाब दीजिए, आपको हो सकता मालूम हो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं जिन्हें भी आपको सही जवाब देना है। सारे विद्यार्थियों, ये वेस्ट बंगाल का राज्य का पशु है, राज्य पशु है। ये क्या है? फिशिंग कैट है। कैट, वेस्ट बंगाल का राज्य पशु है ये, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में सामने आए एक अध्ययन के अनुसार सुंदरबन टाइगर रिजर्व में 385 फिशिंग कैट मौजूद है। फिशिंग कैट दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है। यह पश्चिम बंगाल का राज्य पशु भी है। यह भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। यानी जो हमारा भारतीय वन्यजीव अधिनियम है, उसकी अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। तो आप याद रखिएगा, एक जंगली बिल्ली है जिसे पश्चिम बंगाल का राज्य पशु का दर्जा भी प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 8, नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट जवाब देना है। हाल ही में किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर कर दिया गया? यानी संयुक्त राष्ट्र आयोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, जहां पर किसी देश की भूमिका को हटाया गया। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। फटाफट जवाब देने का प्रयास करिए, क्या उत्तर होना चाहिए आपके नजर में? सारे विद्यार्थियों, ये इसका आंसर है ईरान। ईरान में आपने देखा है महिलाओं की स्थिति को लेकर, हिजाब को लेकर के कितना बवाल हुआ।
बुर्का को लेकर कितना बवाल। महिलाएं अपने आप को फ्री चाहती हैं और सरकार चाहती है कि उन्हें हम फ्रीनेस ना दें। ऐसा मुद्दा वहां पर आया। एक महिला को गोली लग गई और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का पक्षधर नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी इस उद्देश्य के लिए हमें ध्यान देना है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ईरान। अमेरिका के एक प्रस्ताव के बाद ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया। भारत ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध मुख्य वैश्विक अंतर सरकारी संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से ईरान को हटाने के लिए की गई वोटिंग में भाग नहीं लिया। हमारे ईरान के साथ में बहुत अच्छे पारस्परिक संबंध हैं और इस वजह से भारत ऐसे मुद्दों से क्या हो जाता है, हट जाता है। हटना जरूरी है क्योंकि हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं और उसे हम सामूहिक ढंग से नहीं देख सकते। बहुत सारे मुद्दे होते हैं जहां हमें हटना होता है। तो भारत ने जैसे रूस के संबंध में जब वोटिंग हो रही थी तो भारत हट गया था। ईरान के संबंध में भी हट गया। ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इसे हम अगर जनरलाइज करने लग जाएंगे तो दिक्कत होगी। आज हमारे देश में भी तमाम मुद्दे आते हैं तो क्या उसमें हर देश की भूमिका होती है? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये किसी की संप्रभुता, किसी के देश के अपने अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो वहां पर उनका अपना मैटर है, वो कैसी व्यवस्था चला रहे हैं। हालांकि इस विषय पर भारत को हट गया, अपनी जगह पर सही है, लेकिन महिलाओं की जहां बात आती है, लैंगिक समानता की बात आती है, भारत को जरूर कोई ना कोई पक्ष रखना चाहिए। और ये पक्ष अच्छा होता अगर महिलाओं के, पुरुष और महिला के बराबर की बात होती। जीवन के चक्र में इन दोनों की भूमिका बराबर है। भारत में बराबर है। भारत में सब कुछ बराबर है। समान कार्य के लिए समान वेतन है, आर्टिकल 14 है। लेकिन अब ये क्या उद्देश्य है? हमें लगता है कि ये कूटनीतिक दृष्टिकोण से भारत ने एक कदम उठाया। ना मैं वोट दूंगा, ना मैं हाँ करूंगा और ना मैं ना करूंगा। वोटिंग का ना शामिल होने का यही तो मतलब है। तो हो सकता है कूटनीतिक उद्देश्य रहे हो, इसलिए ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? असम समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? इन विच ईयर द असम अकॉर्ड वाज साइंड? देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे, आप राजीव गांधी जी भी उपस्थित हैं। ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1986। असम समझौते पर सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 1985। 1985 को ये असम समझौता हुआ था। बेसिकली ये नागरिकता को प्रावधान को लेकर के दिक्कतें थी। असम में बहुत समस्या है क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर से टच करता है, बहुत बड़ी सीमा भी है। इस वजह से समस्याएं भी बहुत सारी आती हैं। हाल ही में एक संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A उन अवैध प्रवासियों को नागरिकता की अनुमति देती है जो मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश कर गए थे। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा 15 अगस्त 1985 को असम आंदोलन के नेताओं के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये आप्रवासियों को नागरिकता की अनुमति देती है जो अवैध। ये चैलेंज हुआ, एक केस भी आया इस संदर्भ में। और इस समय पर हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन राजीव गांधी जी 15 अगस्त 1985 को असम आंदोलन के नेताओं के साथ मिले और असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन था। और उस दिन जो है 1985 में असम समझौता हुआ। तो ये 15 अगस्त याद रखिएगा, 15 अगस्त 1985 असम समझौता। ठीक है, इतना याद रखिएगा। सारे विद्यार्थियों, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए संकलित करके लाता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर और ये प्रश्न अच्छे लगे आपको, तो निश्चित रूप से लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें भी अवगत कराइए।
कि जो मेरा ये प्रयास है वो कितना सार्थक है, कितना सहायक है। अगर आप बातों से सहमत होते हैं तो ज़रूर शेयर करिए, लोगों को रिकमेंड करिए, ताकि मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल से ज़्यादा लोग जुड़े और हम एक जो शिक्षा का उद्देश्य है, जन सहभागिता है, हम चाहते हैं उसमें हम आगे बढ़े और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लॉलीपॉप क्लास नहीं, एक शिक्षण के जो दृष्टिकोण से सही क्लास आप तक पहुंचा सके, ताकि विद्यार्थी को उन सभी परीक्षाओं की तैयारी में एक अवसर मिल सके, एक सुविधा मिल सके जो उनके भविष्य के लिए बहुत सहायक होगी। मैं करंट के प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसमें नए-नए अनुसंधान के माध्यम से आपके लिए कुछ और बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको इस 1 घंटे 40 मिनट की क्लास में दे सकूँ, इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। तो कृपया अपने विचारों से हमें भी अवगत कराएँ, कमेंट बॉक्स में जाएँ और हमें इस बारे में बताएँ कि जो मेरा ये प्रयास है, सार्थक है या इसमें और कोई सुधारों की आवश्यकता है, तो ज़रूर हम उसको फ़ॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक है वही ज्ञानी है, विद्यार्थी भी उतना ही ज्ञान रखता है, बस फ़र्क इतना होता है कि अनुभव और मार्गदर्शन का अभाव होता है। तो ठीक है, आप मुझे सूचित करिए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जीवन पथ पर सफल होना बहुत आवश्यक है। जो असफल है उसकी पहचान, उसका नाम, उसका सम्मान सब कुछ धूमिल हो जाता है। ज़िंदगी में जो चमकते हुए सितारे हैं, दुनिया उन्हीं को देखना चाहती है। उसके पीछे कितने तारे गुमनुमा हो गए, कौन कहाँ गायब हो गया, कोई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसको कोई समझना नहीं चाहता। इसलिए आपका सफल होना न केवल आपके लिए, बल्कि आने वाले आपके दोस्तों के लिए, परिवार के लोगों के लिए आवश्यक है। अपना मनोबल बनाए रखें, सकारात्मक सोच रखें। ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि आप जीवन पथ पर आगे बढ़ सकें। जय हिंद।